दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि तमाम बड़े फैसलों को लेकर यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी संघ से सलाह मशविरा करती होगी। लेकिन यह रवायत 16 मई 2014 के बाद लगभग बंद सी हो गई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की हुकूमत के लिए अकेले बहुमत प्राप्त कर लिया था। अकेले बहुमत का अट्ठाहस या बहुमत का गुरूर, बहुमत का गुमान इतना ज्यादा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि संघ की जरूरत बीजेपी को नहीं है। भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले साल बयान भी दिया था कि चुनाव जीतने के लिए संघ की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, अपनी राजनीति के लिए नहीं है। लेकिन जो ही भारतीय जनता पार्टी को नानी फैक्टर पर डिपेंडेंट रहने, निर्भर रहने वाला जनादेश जनता ने दे दिया, नायडू नीतीश फैक्टर पर, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे के फैक्टर पर, जयंत चौधरी के फैक्टर पर निर्भर रहने वाला जनादेश दे दिया, उसके बाद ये साफ हो गया कि अंततः नागपुर के सामने गुजरात लॉबी को सर झुकाने होंगे। और वो नजारा आज पूरे देश ने देखा, जब तकरीबन 25 सालों के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय पहुंचा। इसके पहले 27 अगस्त इसके पहले 27 अगस्त 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे। और जब अटल बिहारी वाजपेयी संघ मुख्यालय पहुंचे थे, उस वक्त सरसंचालक केसी सुदर्शन ने स्वागत नहीं किया था। उस वक्त विदर्भ के एक स्थानीय प्रचारक श्री राम जोशी ने उनका स्वागत किया था। लेकिन आज नजारा बदला हुआ था। आज तो भैया जी जोशी खुद मौजूद थे। संघ की टॉप लीडरशिप में से जो लोग थे वो लोग पहुंचे हुए थे। और मोहन भागवत के कमरे में नरेंद्र मोदी भी गए। नरेंद्र मोदी भी गए तो स्वाभाविक है गलतफहमियां दूर करने की कोशिशें हुई। और जब गलतफहमियां दूर करने की कोशिशें हुई तो उसके बाद की परिस्थितियों को जरा देखिए कि 6 अप्रैल तक क्या भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष आ रहा है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी बनी थी? भाजपा उन परिस्थितियों में बनी थी जब जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी जैसे टॉप जनसंघ के नेताओं को एक झटके में जनता पार्टी से निकाल बाहर किया था। 4 अप्रैल को निकाल बाहर किया था। और तब 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, जी हां, वही स्टेडियम जिसे आप अनिल कुंबले के 10 विकेटों के लिए याद रखते हैं, उसी स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। वो भारतीय जनता पार्टी 84 के 2 सीटों से आगे बढ़कर अब 240 तक पहुंच चुकी है। बीच में 303 तक भी पहुंची थी। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। पुराने अध्यक्ष को देश का स्वास्थ्य संभालने के लिए मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, राज्यसभा में नेता भी हैं, और इन सब के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी तब तक के लिए निभा रहे हैं जब तक उनका रिप्लेसमेंट सामने नहीं आ जाता। लेकिन आज रिप्लेसमेंट सामने लाने के लिए नाम भी अंदर खाने तय हो गए। और अंदर खाने जब नाम तय होने की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है, तो वो नाम किस आधार पर तय हुए, वो क्राइटेरिया भी जरा जान लीजिए। क्योंकि उस क्राइटेरिया को, उस मानक को तय होने के बाद वो तमाम नाम जो आप सुन रहे थे, वो तमाम नाम एक झटके में रेस से बाहर होते हुए नजर आए। आपने सुना संजय जोशी का नाम। संजय जोशी और नरेंद्र मोदी दो विपरीत ध्रुव माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन यह बात भी सही है कि पिछले 2-3 सालों में दोनों के बीच दूरियां घटी हैं। वसुंधरा राजे का नाम चला, राजनाथ सिंह का नाम चला, देवेंद्र फडणवीस का नाम भी तब तक के लिए चला जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान का नाम चला। लेकिन अब इन तमाम नामों को आप किनारे कर दीजिए। चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है। और चौंकाने वाला नाम इसलिए सामने आ रहा है कि जो मानक तय किए गए हैं, वो मानक भारतीय जनता पार्टी की भावी लीडरशिप, भविष्य का नेतृत्व और अगले 3 दशकों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कैसे होगी, उसमें सिर्फ एक अध्यक्ष नहीं, सिर्फ एक कमांडर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी एक अटल बिहारी वाजपेयी जैसा चेहरा
एक नए स्वरूप में, नए समय की डिमांड के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जैसा चेहरा भी विकसित करने की तैयारी में लगी हुई है। क्या है वो क्राइटेरिया? 3 पैरामीटर तय किए गए हैं, 3 क्राइटेरिया तय किया गया, और वो 3 क्राइटेरिया ये है कि पहला, संघ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, एबीवीपी से आया हुआ हो तो अति उत्तम। दूसरा, बदले हुए जमाने की परिस्थितियों में अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए, और साथ साथ मासेज से भी ठीक ठाक कॉन्टेक्ट को की शर्तों को पूरा करे, और कॉरपोरेट के साथ भी ठीक ठाक संबंधों के निर्वाह की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा, टेक सेवी होना चाहिए, यानी कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों को पारंगत भले ही ना हो, लेकिन इन सब चीजों में रुचि रखने वाला जरूर होना चाहिए, ताकि टेक सेवी लोगों को बदले हुए जमाने के साथ वो प्रमोट कर सके। तो इन 3 क्राइटेरिया के आधार पर, और इन तीनों क्राइटेरिया के साथ साथ 3 दशकों तक सक्रिय रहने वाला अध्यक्ष बनाने की जो बात हो रही है, कि एक बार अध्यक्ष बने फिर भावी लीडरशिप उसके हाथ में जाए, ये बातें जब तय हो रही है, तो उसके साथ एक बात तो स्वतः साफ हो जाती है। वो क्या साफ होता है? अध्यक्ष 45 से 50 साल, 52 साल की उम्र का आदमी होगा, तभी जाकर वो 25-30 सालों तक राजनीति कर सकता है। भारत में राजनीतिक सक्रियता की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? सामान्य परिस्थितियों में 75 साल, और यदि बेस्ट केस है तो 80 साल। लाल कृष्ण आडवाणी को 81 साल की उम्र में 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ा था। अब आज के जमाने में यूरिया और डीएपी वाले खाना, वही अनाज हम सभी खाते हैं। पिज्जा बर्गर वाली पीढ़ी है, तो पिज्जा बर्गर वाली पीढ़ी के दौर में 80 साल, 85 साल की उम्र तक लोगों का स्वास्थ्य उस लायक रहे, ये उम्मीद तो लोगों को नहीं है। लिहाजा जो अध्यक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये करीब करीब तय मानिए कि 1970 के बाद का जन्मा हुआ व्यक्ति होगा। 1970 के पहले जन्मे हुए व्यक्ति का नाम अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं लाएगी, और जब 1970 के पहले जन्मे हुए व्यक्ति का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं लाएगी, तो संजय जोशी रेस से बाहर है, भूपेंद्र यादव रेस से बाहर है, नितिन गडकरी रेस से बाहर है, देवेंद्र फडणवीस रेस से बाहर है, शिवराज सिंह चौहान रेस से बाहर है, और इनके साथ साथ राजनाथ सिंह भी रेस से बाहर है। तब सवाल उठता है कि भाजपा का अध्यक्ष कौन? भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो मंथन चला और चल रहा है, उसमें एक बात तो साफ है, आने वाले समय में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात है, और महिला के हाथ में नेतृत्व जाए या ना जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन टेक सेवी के हाथ में, अच्छी अंग्रेजी जानने वाले के हाथ में, संगठन और एबीवीपी संघ को समझने वाले लोगों के हाथ में जरूर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। तो आगे अध्यक्ष के तौर पर कौन कौन से नाम दिखाई देते हैं? पक्के तौर पर मैं नहीं कह सकता कि इन क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले, इन क्राइटेरिया पर खरे उतरने वाले चेहरे कौन से होंगे। अनुराग ठाकुर को भी का भी नाम लिया जाता है, वो इन 3 में से 2 क्राइटेरिया पर तो फिट बैठते हैं। तेजस्वी सूर्या का भी नाम लिया जाता है, लेकिन तेजस्वी सूर्या अभी युवा मोर्चा वाले नेता हैं, उस आधार पर तेजस्वी सूर्या को उस तरीके से आप नहीं देख सकते। तब सवाल उठता है कि किसे लाया जाएगा? यक्ष प्रश्न है। कई सारे सवालों को एक साथ हल करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी है कि किसे लाया जाए। देवेंद्र फडणवीस के बारे में चर्चा जरूर थी कि देवेंद्र फडणवीस यदि मुख्यमंत्री नहीं बने होते, तो देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते, और इन तमाम क्राइटेरिया पर, इन तमाम मानकों पर खड़े होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष बनेंगे, इसकी संभावना अब कम हो गई है, क्योंकि उनके जिम्मे एक बड़ा राज्य दे दिया गया है, और जब एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री वो हैं, उसके बाद वो भाजपा अध्यक्ष बनकर दिल्ली आना चाहेंगे, इसकी गुंजाइश कम दिखाई देती। अब इस पिटारे से कौन सा नया नाम निकलेगा, ये देखा जाना है, क्योंकि कई सारे नाम कई सारे राज्यों से चर्चा में चल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी चल रहा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इन सब चुनौतियों के सामने पूरी तरह से सफल होते हुए दिखाई नहीं देते। भारत की राजनीति दरअसल नए दौर में जा रही है। आरएसएस के सामने दिक्कत यह है कि अब उसके लिए समर्पित प्रचारकों का जो क्राइटेरिया है, जिसके आधार पर संघ का संगठन चलता है क्षेत्रीय प्रचारकों के लिए, वो क्राइटेरिया आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में उसके साथ चलने वाले लोग
और उस क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। प्रचारकों की, एक्टिव प्रचारकों की और पूरी तरह से समर्पित प्रचारकों की जो संख्या है वो दिनों दिन घटती जा रही है। पुरानी पीढ़ी धीरे धीरे अवसान की तरफ बढ़ रही है और नई पीढ़ी में उस तरह के लोग संघ के साथ आ नहीं रहे। 11 सालों की केंद्र की सत्ता ने भी, ज्यादातर राज्यों की राज्य की सत्ता ने भी संघ के कैडर को इतना सुविधाभोगी बना दिया, इतना सुविधाभोगी बना दिया कि अब जो हालत सीपीएम के कैडर की 34 साल के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में हो गई कि सीपीएम के कैडर सत्ता की जगह विलासिता को प्रमुखता देने लगे। नतीजा यह हुआ कि लाल सलाम का नारा अलीमुद्दीन स्ट्रीट से लेकर राइटर्स बिल्डिंग तक पूरी तरह से स्वाहा होता हुआ नजर आया। अब वही स्थिति संघ की तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमोबेश 22 साल से सत्ता में है, छत्तीसगढ़ में 22 साल से सत्ता में है, गुजरात में 30 सालों से सत्ता में है, राजस्थान में रोटेशन के साथ बार बार सत्ता में आ रही है और जा रही है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के का शासन लंबे समय से है, संयोग व संघ की सबसे बड़ी प्रयोग स्थली और सबसे बड़ा गढ़ भी वही है। तो स्वाभाविक है कि कैडर के अंदर विलासिता, कैडर के अंदर सत्ता के साथ जो बुराई आती है वो सब संघ के लोगों में भी घर करती जा रही है। और संघ को चिंता इस बार की बात की है कि बीजेपी को बचाना है तो संघ को बचाना है। 2047 तक की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन संघ 2047 तक की बात नहीं करता। संघ को अपने एजेंडे को चालू रखने के लिए, उसे जारी रखने के लिए कहीं ना कहीं एक लीडरशिप चाहिए। आरएसएस की बात जो लोग कहते हैं मोहन भागवत तक सीमित करके, मोहन भागवत संघ के सरसंचालक हो सकते हैं, लेकिन मोहन भागवत अकेले उस हैसियत में नहीं है संघ के अंदर जिस हैसियत में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि पहली बार के विधायक को वो चाहे तो मुख्यमंत्री बना दे, तमाम वरिष्ठ लोगों को दरकिनार कर दे, पर्ची से मुख्यमंत्री बना दे, पर्ची से पार्टी के अंदर फैसले ले ले, एक झटके में इस देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचाने वाला फैसला यानी डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जैसा फैसला ले ले। वो हैसियत संघ के अंदर मोहन भागवत की नहीं है। मोहन भागवत को कहीं ना कहीं संघ की सर्वोच्च परिषद के बीच से, टॉप लीडरशिप के बीच से सामूहिक फैसले की तरफ ही जाना पड़ता है। और वो सामूहिक फैसला नरेंद्र मोदी को सुना दिया गया है कि अध्यक्ष इस पैरामीटर पर होना चाहिए, नाम आप दे दीजिए और उन नामों पर हम विचार कर लेंगे। जैसे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के लिए यूपीएससी को भेजा जाता है, पैनल भेजा जाता है किसमें से किसे बनाया जाए, फिर वो 2-3 नामों की सिफारिश करती है और उनमें से किसी एक नाम को राज्य सरकार चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव बना लेती है। डीजीपी के मामले में भी डीओपीटी को इसी तरह की बातें भेजी जाती है, गृह मंत्रालय को भेजी जाती है केंद्र में। वही फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी को संघ मुख्यालय की तरफ से दिया गया है कि जो 3 क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने वाले चेहरे का नाम एक पैनल आप भेज दीजिए, वही भाजपा अध्यक्ष होगा। और भाजपा अध्यक्ष रबर स्टाम्प नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप जब उससे तैयार की जा रही है तो बीजेपी की लीडरशिप तैयार करने के प्रोसेस में रबर स्टाम्प के साथ लीडरशिप तैयार नहीं की जा सकती। बीजेपी का अध्यक्ष अथॉरिटेटिव होगा, अधिकार के साथ काम करने वाला होगा, बिल्कुल वैसा ही अध्यक्ष जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे, जिन्होंने तमाम बड़े बड़े फैसले लिए। एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी को भी काफी हद तक किनारे कर दिया गया। बिल्कुल वैसा ही अध्यक्ष जैसे राजनाथ सिंह अपने पहले कार्यकाल में 2006-7 में थे कि भाजपा की केंद्रीय संसदीय बोर्ड से नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने निकाल बाहर कर दिया था। इस तरह के फैसले लेने वाले अध्यक्ष को संघ चाहता है और भाजपा से पैनल मांगा गया है कि इस क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले नेताओं का एक पैनल भेजा जाए। इनमें से संघ अपनी सहमति दे देगा और उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन में वो नाम हमारे सबके बीच सामने आ जाएगा, आपके सामने भी आ जाएगा और फिर देखते हैं कि उस नए चेहरे के साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व, गुजरात लॉबी किस तरह से तालमेल बिठा पाती है। देखते जाइए क्या होता है। लेकिन आज बड़ा फैसला होने की खबरें आ रही है और वो बड़ा फैसला अगले चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।